समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। वेलकम गाइस, एक यूनिट 5 की वीडियो आ गई है आपकी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो 4 से 5 क्वेश्चन लिए हैं यार। ठीक है, देखो आने के लिए तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आए। ठीक है, तो आपको टच सब करना है बट न्यूमेरिकल छोड़ना है, क्योंकि इतने कम टाइम में न्यूमेरिकल नहीं तैयार कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने सिर्फ थ्योरी पार्ट आपके लिए तैयार किया है। न्यूमेरिकल वाले इस वीडियो को ना देखें। अगर थ्योरी के लिए, रिवीजन के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है, तो चलो फटाक से बता देता हूँ। यूनिट 5 से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट 1 तक आते आते ना यूनिट 1 बहुत ईजी हो जाती है। यूनिट 2 में भी बहुत कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यूनिट 5 थोड़ा सा था, फ्रीज व्रीज वाला है। ठीक है, किचन में जाते होगे तो फ्रीज से ठंडा पानी पियोगे ही अभी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 5 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्या होती है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन समझने के लिए देखो सबसे सिंपल सा फंडा, एक एसी लेते हैं। ठीक है, एसी में छोड़ो, एसी छोड़ देते हैं। देखो पहला क्या है, एक रूम है आपका। ठीक है, रूम में आप मान लो 1 टन की आइस रख दो। 1 टन बराबर कितना, 1000 किलो। कितना, 1000 किलो आइस। ये पीस है 1000 किलो का आइस का पीस। ये आपका रूम है और ये आइस है। अब इसको हम लोगों ने रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, अब क्या होगा, रूम की जो लेटेंट हीट है, लेटेंट मतलब छुपी हुई हीट, आपके कमरे में बहुत ही लेटेंट हीट होती है। ठीक है, बहुत ही छुपी हुई हीट होती है। अब क्या होगा, वो आइस को धीरे धीरे पिघलाने लगेगी। ठीक है, पिघलाने लगेगी तो क्या होगा, आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो डेफिनेशन पे आ जाए तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसको TR से भी डिनोट करते हैं। दूसरा देख लो, द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। ये आइस कितने की है, 1000 किलो की, मतलब 1 टन। इसको हमने रूम में रखा 0 डिग्री सेल्सियस पे। कितनी देर के लिए रखा, 24 घंटे के लिए रखा। तो क्या होगा, ये आइस पिघल जाएगी और उसी पिघलने के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, अब लेटेंट हीट क्या होती है, चलो इसका मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू जान लेते हैं क्या होती है। लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है 335 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालोगे, 1000 इंटू 335 लेटेंट हीट इंटू मतलब इन 24 घंटे, 24 घंटे में इतना है। अब 1000 इंटू 335 अपॉन 24 इंटू 60, ये हम लोग मिनट का निकाल रहे हैं। ठीक है, पर मिनट का, तो इतना आएगा 232.6 किलो जूल पर मिनट। लेकिन आपकी बुक्स में जैसे क्वांटम में देखोगे तो लिखा है इन एक्चुअल प्रैक्टिस। हम लोग एक्चुअल में 210 लेते हैं, आंसर आएगा 232। इसे कैलकुलेट करोगे 232.6 आएगा। ठीक है, बट हम लोग लेते ही हैं। और इसी को अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना हो तो मिनट को 60 से एक बार और डिवाइड कर दो, सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, 60 इंटू 210 को, इसको जब डिवाइड करोगे तो 3.5 किलोवाट आवर बन जाएगा, सॉरी किलोवाट बन जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, क्योंकि कुछ नहीं तो 2 नंबर में तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आपके कंफर्म करा दिए यहां से। यहां देख लो, रेफ्रिजरेशन इट मींस अ कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी हुज टेम्परेचर इज ऑलरेडी बिलो द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। फ्रिज में क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि फ्रिज का टेम्परेचर आपके रूम से ज्यादा होगा, नहीं, कम होता है। आपकी फ्रिज जो है उसमें क्या रहता है, हीट का एक्सट्रैक्शन होता रहता है। करता है कौन है, इट मींस कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी। एक बॉडी से कंटिन्यूअसली हम लोग हीट निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगी, बॉडी ठंडी रहेगी। यही होता है हमारे फ्रिज के साथ, हम लोग फ्रिज में से हीट को निकाल रहे हैं और सराउंडिंग से उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब रेफ्रिजरेंट क्या होता है, तो इट इज अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लोअर टेम्परेचर। भाई रेफ्रिजरेंट, अब ये सोचो प्रोसेस हो कैसी रही है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कोई बाल्टी लेके जो इसमें से या फिर कुछ भी ऐसा सोचो कि वो निकाल ले जा रहा है। तो ये सब काम कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट। और रेफ्रिजरेंट होते कौन से हैं, NH3, वाटर, R11, R22, R134 हम लोग कॉमनली यूज कर रहे हैं। ठीक है, आज करके, जो कि इको फ्रेंडली भी है थोड़ा सा। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे आ जाते हैं। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, जितने बता रहा हूँ 4 से 5 टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है, पांचों अच्छे से पढ़ के जाना, नोट्स बनाओ इसकी बैठ के अब भी, ठीक है। मैं नोट्स नहीं देने वाला हूँ टेलीग्राम पे, आप लोग ऐसे नोट्स पढ़ लेते हो और निकल जाते हो, नोट्स बनाओ, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखा है मैंने। डिजायर्ड देखो, डिफाइंड एज कूलिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ सिस्टम, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, डिफाइंड एज कूलिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ सिस्टम, दिस कूलिंग इज ऑब्टेन्ड एट एन एक्सपेंस ऑफ सम एनर्जी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू Q अपॉन W, मतलब अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन अमाउंट ऑफ वर्क डन। आप समझाता हूं, देखो ये हमारा स्टोरेज स्पेस है, हमने इसमें से Q2 हीट निकाली, ठीक है, हमारा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, इसमें वर्क डन हो रहा है और ये सराउंडिंग है, ठीक है, Q2 हीट हमने निकाली, यही हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट COP क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन वर्क डन W इन, ठीक है, Q2 क्या है, RE, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, जो आपका रेफ्रिजरेंट है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा या तो 10 में आएगा, 10 में आएगा तो एक्सप्लेनेशन मांगेगा तो आप कर दोगे, इतनी मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ। देखो एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करना है, देखो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, पहला लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो आपका रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। देखो एक्सप्लेनेशन तो यार मैंने भी देखा उसमें दिया नहीं है, बट आप करके आओगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, मतलब चांसेस ज़्यादा ही मिलेगा, कम तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमारा लिक्विड है, यहाँ से वेपर निकल रही है, मतलब इसकी अब ये थोड़ी ना कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना, बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होगा उतना अच्छा होगा। हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लो स्पेसिफिक हीट, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, देखो ये सब समझे रहो। जैसे लो स्पेसिफिक वॉल्यूम मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे 1 किलो रुई है आपके पास और 1 किलो लोहा है आपके पास, किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली रुई का ज़्यादा होगा। और तो मतलब कि लो स्पेसिफिक वॉल्यूम का चाहिए तो इनको वो लोहे वाला चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब नॉन कोरोसिव, नॉन टॉक्सिक, लो कॉस्ट, इजी लोकेट लीक्स, नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन टॉक्सिक, ठीक है, ये सारे पढ़ के ही जाना, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, वो मैं आपको क्वांटम से समझाऊंगा क्योंकि उसका डायग्राम मैंने नहीं बनाया, बट आपको इससे समझाऊंगा ना कि आप समझ जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ अ सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देख लो मैकेनिज्म होता क्या है कि सबसे पहले इवेपोरेटर में क्या रहता है, लो प्रेशर वेपर रहती है, ठीक है, वो आती है प्रेशर गॉज की मदद से, कहाँ पे, लो प्रेशर साइड आती है हमारे कंप्रेसर में, ठीक है, कंप्रेसर में आने के बाद कंप्रेसर क्या करता है, देखो पढ़ते हुए चलते हैं ना, देखो कंप्रेसर करता है, द लो प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम इवेपोरेटर इज ड्रॉन इनटू द कंप्रेसर थ्रू द इनलेट और सक्शन वाल्व ए where it is compressed to a high pressure and temperature। यहां से आता है, इनलेट वाल्व से आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सक्शन वाल्व भी कहते हैं ए को, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसका जो है कंप्रेस किया जाता है और हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे, ठीक है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे कंप्रेस होने के बाद दिस हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट इज डिस्चार्ज इनटू द कंडेंसर थ्रू द डिलीवरी और डिस्चार्ज वाल्व बी, मतलब यहां से निकलने के बाद कहाँ जाता है, कंडेंसर में जाता है, क्या होके, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ये प्रेशर गॉज की मदद से यहाँ अंदर जा रहा है, ठीक है, हाई प्रेशर वेपर कंडेंसर में आया, कंडेंसर में आने के बाद द कंडेंसर और कूलर, कंडेंसर मतलब कूल कर रहा है, ठीक है, और कूलर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्स ऑफ पाइप, बहुत सारी इसमें पाइप है दिख रही है, ठीक है, एक पाइप दो पाइप, मतलब एक ही पाइप है, कैसे घूमी हुई है, ठीक है, coils of pipe in which the high pressure and temperature vapor refrigerant is cooled and condensed। इसमें कूल किया जा रहा है, जो यहाँ से हाई टेम्परेचर और प्रेशर आया था उसको यहाँ पे कूल किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, cooled and condensed। The refrigerant while passing through the condenser gives up its latent heat to the surrounding condensing medium which is normally air or water, ठीक है, मतलब ये जो इसके अंदर लेटेंट हीट थी उसको ये रिलीज कर रहा है, कहाँ पे, ये बॉक्स के अंदर ही, ठीक है, जो कि इसमें पानी या तो एयर, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई चीज होती है। अब तीसरे पे आ जाते हैं रिसीवर। अब यहाँ पे इतना काम होने के बाद, कंडेंस होने के बाद, ये पानी आपका जा कहाँ रहा है, ठीक, कंडेंस होने के बाद, कूल होने के बाद, जो टेम्परेचर लो हुआ इसका, ये जा रहा है रिसीवर में, ये रिसीवर में गया, कैसे, द कंडेंस्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंडेंसर इज स्टोर्ड इन अ वेसल नोन एज रिसीवर फ्रॉम वेयर इट इज सप्लाइड टू द इवेपोरेटर थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व, ठीक है, क्लियर है। इसमें आता है फ्रॉम कंट्रोल वाल्व से, ठीक है। आप देख लो
एक्सपेंशन वाल्व क्या था? इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रॉटल और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व. The function of this expansion valve is to allow the liquid refrigerant under high pressure and temperature to pass a controlled rate after reducing its pressure and temperature. The function of the expansion valve is to allow the liquid refrigerant under high pressure and temperature to pass at a controlled rate after reducing its pressure and temperature. यहाँ से आपका जो है हाई प्रेशर लिक्विड गया है यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेंशन के पास, ठीक है, यहाँ वॉल्व और रेफ्रिजरेशन कंट्रोल वॉल्व, यहाँ से ये जा रहा है लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर, ये जा रहा है, फिर से ये यहाँ से इवेपोरेटर से होके फिर से, यही साइकिल आपकी कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ठीक है. फिर इवेपोरेटर आ गया. एन इवेपोरेटर कंसिस्ट ऑफ coils of pipe in which the liquid vapor refrigerant at low pressure and temperature is evaporated and changed into vapor refrigerant at low pressure and temperature. During evaporation, the liquid vapor refrigerant absorbs its latent heat of vaporization from the medium, air, water or brine which is to be cooled. ठीक है, इतना क्लियर है. बाकी आपका ये एक है सिंगल स्टेज सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल. टीएस और पीएस डायग्राम ये जरूर देख लेना, ये आता ही आता है, ठीक है. इसमें बहुत काफ़ी लंबा प्रोसेस है और मैं अभी इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में कर दूंगा मैं अगर टाइम बचता है मेरे पास. तो बस इतने, ये 2 क्वेश्चन में से और देखने हैं आपको, बाकी सब आपका और इसमें से कुछ आता नहीं है, ठीक है. या तो न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगा, बट एट द एंड बस आपको टच करना सिखाऊंगा न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसी चीज़ है ना, देखो 10 नंबर का आएगा, पूरा छोड़ के नहीं आ सकते. अगर थोड़ा सा भी लिख के आते हो ना तो एग्जामिनर को अगर सही लगेगा तो आपको नंबर दे देगा, ठीक है. तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, फटाक से वीडियोज आएंगे. अगर ये वीडियो समझ में आया तो नीचे कमेंट करो कि आपको कौन से चाहिए और कौन सा चैप्टर चाहिए. बाकी तो आएंगे ही, शायद पूरे 4 चैप्टर आ जाएंगे, ठीक है. तो वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, ठीक है. लव यू ऑल.